आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। इस नए टॉपिक का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि रूमेटॉइड का मतलब होता है रिलेटेड टू मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो वो। और आर्थरॉन का मतलब है जॉइंट, और आइटिस जो सफिक्स यूज होता है वो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। तो ऐसे करके ये एक तरह का डिजीज बन गया है जिसमें जॉइंट्स में तो इन्फ्लेमेशन है ही, और साथ ही साथ मसल्स और स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व है। ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स आप ही के ऊपर अटैक कर सकती हैं। ये एक तरीके का मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसमें कि मेनली साइनोवियम और जो टिश्यू जो कि साइनोवियम के आसपास मौजूद होते हैं वो सभी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी कि इसके कारण कि किस किस कारण से ये आपको हो सकता है, तो सबसे पहला तो इटियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। दो तरीके के फैक्टर्स की वजह से ये हो सकता है। पहला जो फैक्टर है वो है इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स, दूसरा जो है वो है अदर फैक्टर्स। इम्यूनो फैक्टर्स में आता है, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स में HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, DR मीन्स ये उसका रिसेप्टर की बात चल रही है, B1। ये इसका जो लोकस होता है वो क्रोमोसोम 6 होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 6 पेयर जो होता है वो इसको मतलब इसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो। और अदर फैक्टर्स में मेनोपॉज आ सकता है, प्रेगनेंसी आ सकता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आ सकती हैं, स्मोकिंग, गट बैक्टीरिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये है नॉर्मल कंडीशन, जो कि आपको पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज नॉर्मल कंडीशन, और द सेकेंड वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन। तो भाई होता यूँ है कि सबसे पहले तो ये बोन है, जॉइंट है। जॉइंट में जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सी वाली है इसमें? ये वाली आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये ब्लू है जो है वो है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा क्या है? साइनोवियम है। ये स्वेलिंग होने वाली है, पर ये स्वेलिंग होगी कैसे ये हम जानेंगे अब। तो होता कुछ ऐसा है कि ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे उनके वजह से प्रोटीन में चेंजेस हो जाते हैं। और किस प्रोटीन में चेंज होते हैं? कोलेजन में और वायमेंटिन में, जो कि साइनोवियम में प्रेजेंट होते हैं। होता यूँ है कि प्रोटीन जैसे कि आप जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो इसमें आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड रहता है, पर वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिट्रुलिनेशन होने के कारण ये जो कोलेजन और वायमेंटिन है वो अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं। तो ये जो बदले हुए स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा बनती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं साइनोवियम को, वो समझती हैं कि ये जो नया प्रोटीन बना है ये कोई एंटीजन है। तो इसलिए वो क्या करती है? मैसेज कन्वे करती है T सेल्स को और उनको एक्टिवेट करती हैं। T सेल्स जो हैं वो B सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, और B सेल्स प्रोलिफरेशन करके बनाती हैं प्लाज्मा सेल्स, क्योंकि वो दो तरीके की होती है B सेल्स, एक तो प्लाज्मा सेल्स और दूसरी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बनेगी तो ऑटो एंटीबॉडी बनाएगी। ऑटो एंटीबॉडी मतलब हमारी ही बॉडी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही हैं दैट आर कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडीज। ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेगी? साइनोवियम में जाएगी और वहाँ पर फाइट करेगी। वहाँ पर फाइट करने से तो आप जानते हैं रप्चर होगा। और एक और क्या फिनोमेनन है कि जो T सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं IF गामा, मतलब कि इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 17। ये जो साइटोकाइंस हैं ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, ताकि वो खुद रिलीज कर सके टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। ये जो सब चीज़ें हैं ये मिलकर इन्फ्लेमेशन कॉज कराती है साइनोवियम के अंदर।
साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होने लगती है, जिसके कारण एक पेनस फॉर्मेशन होता है, क्लस्टर टाइप का बन जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का। इस सब के बीच अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज जो है वो इस स्पेसिफिक डिजीज में देखने को मिलती है। वो दो तरीके की होती है। पहली जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, या हम कह सकते हैं RA फैक्टर, ये मेनली होती है IgM। दूसरी होती है NTCCP, मतलब एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज। इनका डिटेक्शन करके हम पता लगा सकते हैं किसी को RA है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो होते हैं दो तरीके के। एक तो जॉइंट कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके पर बेस्ड होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन आर्टिकुलर, मतलब कि जॉइंट से हट के जो भी हो गया वो नॉन आर्टिकुलर में आ गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट में पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ज़्यादातर इसमें स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। लार्ज जॉइंट्स भी होते हैं इसमें इन्वॉल्व, बट मेनली जो है स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। पहला होता है MCP। MCP का मतलब होता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। फिर होता है PIP। PIP का मतलब होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। और फिर होता है MTP। MTP मतलब मेटाटॉर्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज़ होती है और क्या फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जॉइंट में बहुत पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और स्टिफनेस रहेगी और मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगा मूवमेंट। इसके अलावा सुबह उठते ही स्टिफनेस रहेगी, मतलब मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी। कुछ स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ भी होंगी। क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ वो हो सकती है? सबसे पहले तो होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको। मैं यहाँ पे करके दिखती हूँ, देखिए ये ऐसा। नेक्स्ट जो है वो है बटन होल डिफॉर्मिटी। बटन होल डिफॉर्मिटी में जैसे स्वान नेक में होता है उसी से बस प्रॉक्सिमल तरफ जो है बटन होल डिफॉर्मिटी होती है। कॉकअप टो डिफॉर्मिटी, मतलब कि जो ग्रेट टो है उसकी डिफॉर्मिटी है ये। नेक्स्ट जो है वो है अल्नर डिविएशन। जो आपकी रिस्ट होती है उसका अल्ना की तरफ डिविएशन हो जाता है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं अल्नर डिविएशन। दूसरे जो सिम्टम्स है वो है आर्टिकुलर फीचर्स, नॉन आर्टिकुलर फीचर्स, जिसमें कि ब्लड में रहेगा। तो ब्लड में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? ब्लड में आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि RBCs जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको WBC ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि लिम्फोसाइट्स बन रही है ज़्यादा और हाइपर एक्टिव है इसलिए। दूसरी चीज़ जो है वस्कुलर सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है? इसमें वस्कुलाइटिस होगा मेनली, बट स्मॉल आर्टरीज का ही होगा ज़्यादातर, इसमें बड़ी बड़ी आर्टरीज का नहीं होगा। तीसरा जो हम बात करें तो कार्डियोलॉजिकल सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे कि हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है। भैया कोलेजन तो हार्ट के मसल्स पर भी है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। तो वहाँ पर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे कि लंग्स में क्या दिक्कत है। हो सकता है आपको जो आपकी फेरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फेरेंजाइटिस हो जाए, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन तो लैरिंजाइटिस हो जाए। और हो भी सकता है कि कंडीशंस ऐसी हो कि इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है और प्लूराइटिस हो सकता है। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, स्किन में आपको अल्सरेटिव लीजन्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई स्किन भी तो कोलेजन से ही बनी है ना। अगर कोलेजन में वहाँ दिक्कत है तो यहाँ भी दिक्कत आएगी और वही जो है अल्सरेटिव लीजन बनाने का काम करेगी। इसके अलावा और भी क्या, आई में हो सकता है ना। आई में क्या हो सकता है आपको, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब कंजंक्टाइवा जो होती है उसमें स्वेलिंग होगी। यूवीआइटिस हो सकता है। यूवीआइटिस का क्या मतलब हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना। और साथ ही साथ इसके अलावा नोड्यूल्स, हाँ जी नोड्यूल्स देखने मिल सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक नोड्यूल्स बन जाती हैं, मेनली एल्बो के आसपास के एरिया में बनती हैं। इसमें होता यूँ है कि कुछ नेक्रोटिक सेल्स होती हैं, उनको आपकी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स एकदम घेर लेती हैं
उनके घेरने से एक क्लस्टर बन जाता है। वही क्लस्टर आपको नोड्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, और जैसे कि मैंने बताया ज़्यादातर ये एल्बो की तरफ आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि जो इन्वॉल्वमेंट जॉइंट्स हैं जो उनमें और क्या देखने को प्रॉब्लम मिलेगी, पॉप्युलिटियल सिस्ट देखने को मिलेगा। पॉप्युलिटियल सिस्ट जो है वो क्या बला है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है नी जॉइंट का वो लीक हो जाता है पीछे की तरफ, पॉप्युलिटियल फोसा में सिस्ट बना लेता है, इसे हम बेकर सिस्ट भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप क्लिनिकल क्राइटेरिया ही फॉलो करेंगे, मीन्स सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस करेंगे। पहले आप सिम्टम्स देखेंगे कि किसी को जॉइंट्स में स्वेलिंग है या नहीं, पेन है या नहीं, स्टिफनेस है या नहीं, और इसके अलावा आप DAS-28 स्कोर भी लगा कर देखेंगे। एक तरीके का स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि स्कोर से आप पता कर सकते हो किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में आप ब्लड टेस्ट लगाएंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं। ऑटो एंटीबॉडीज में कौन कौन? एक तो RA फैक्टर और दूसरा anti-CCP, जिसमें कि anti-CCP बहुत ही स्पेसिफिक है RA के लिए। इसके अलावा आप एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे से तो आपको बहुत ही फायदे होंगे क्योंकि यहाँ पे बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या बोन में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे बढ़िया एक्सरे करवा लेंगे। एक्सरे से आपको डिफॉर्मिटीज पता चल जाएंगे, अगर बोन डेंसिटी कम होगी तो वो पता चल जाएगी, कोई रप्चर होगा तो वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, अक्यूट फेज रिस्पॉन्स की। अक्यूट फेज रिस्पॉन्स मतलब जैसे एकदम से जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें ESR इंक्रीज आएगा और CRP भी। CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ये लिवर के थ्रू बनते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स होते हैं, तो उनका प्रेजेंस देखेंगे। तो भाई इन्फ्लामेशन है तो ये तो बड़े हुए ही आएंगे। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस करना है आपको। साइनोवियल फ्लूइड में क्या एनालिसिस करेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसका विस्कोसिटी कैसा है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब क्योंकि कलर जो है उसका नॉर्मल से हट के थोड़ा सा येलो ग्रीन टाइप का हो जाएगा, क्लाउडी रहेगा और लेस विस्कस हो जाएगा। और एक और चीज़ इसमें जो है लिम्फोसाइट्स बहुत सारी हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें फार्माकोथेरेपी दे सकते हैं। फार्माकोथेरेपी बोले तो क्या, मेडिसिन के थ्रू थेरेपी। नेक्स्ट आप सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो, किसी स्पेसिफिक टाइप की सर्जरी कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा चीज़ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कर सकते हो। फार्माकोथेरेपी में आप देते हैं मेडिसिन जैसे कि DMARDs। ओके, DMARDs जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जैसे कि मीथोट्रिक्सेट और सल्फासेलाजीन। और इसके अलावा बायोलॉजिक्स हैं। बायोलॉजिक्स में आएगी रिटुक्सीमैब, टोकिलिजुमैब। ओके, तो ये जो है एक्चुअली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। DMARDs जो है इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स की भी लो करते हैं क्योंकि यहाँ आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, तो आपको भाई ऐसे कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे। ओके, तो इस तरीके की मेडिसिन इसमें दी जाती है, और जो कि इंटरल्यूकिन्स को या किसको, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, नेक्रोसिस फैक्टर, इन सबको क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा फेवरेट है, ये सबसे पहले देंगे हम इम्यूनोसप्रेसेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी में। दूसरी बात आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो 4 तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। साइनोवेक्टॉमी कर सकते हैं, मतलब साइनोवियल पार्ट जो है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसी को निकाल दिया जाए। ठीक है, ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं। ऑस्टियोटॉमी मतलब बोन का स्पेसिफिक पार्ट निकाल दिया जाए। या आप आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, मीन्स आप जॉइंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हो। आर्थ्रोडिसिस कर सकते हो, मतलब कि आप जॉइंट को टोटली इमोबिलाइज कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। फिजियोथेरेपी में आप स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं डिफॉर्मिटी से। तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी विशेष मुझे बताते रहिए कि आप कौन सी वीडियो अगली देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।